हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आपका नीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर के नाम से, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इनमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोले तो कौन से एलिमेंट्स, इनको देखने से शुरू करेंगे एकदम बेसिक से। अब हमें तो पता ही है भाई, पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक वाइज सारे हम लोग ने एलिमेंट्स को डिवाइड करके रख दिया है। एस ब्लॉक हो गया हमारा पढ़ के, पी ब्लॉक हो गया। अब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में ये देखो, एस ब्लॉक, ये रहा पी ब्लॉक, इन दोनों के बीच में टांग अड़ा रहा है हमारा डी ब्लॉक। दिखा? तो होते हैं ना कुछ ऐसे दोस्त जो दो दोस्तों के बीच में आने की कोशिश करते और फिर मतलब कुछ गड़बड़ी होती जाती है। तो मैं मजाक कर रहा हूँ। अब डी ब्लॉक वाले तो बिल्कुल ऐसे नहीं है भाई। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के बीच में आके कुछ कानाफूसी नहीं कर रहे, उनकी झगड़ा नहीं लगा रहे। उल्टा यहाँ पर, क्योंकि देखो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स अपने में अलग है। ओके, ये बहुत सारे आयनिक कॉम्पाउंड्स फॉर्म करते हैं। ओके, वैसे ही पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में हम लोग ने देखा, एलिमेंट्स को पढ़ा समझा तो समझ में आया कि भाई इनमें जो कई सारे एलिमेंट्स हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बहुत अच्छे से बनाते हैं, एकदम मस्त मस्त एकदम। ओके, और यहाँ पर ये डी ब्लॉक वाले जो है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में आया, मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई इसको बोल रहे कि तू पी से रूठ जा वगैरह वगैरह, ये बोल रहे कि भाई मेरे पास ना इसका भी थोड़ा बहुत कैरेक्टर है और इसका भी थोड़ा बहुत कैरेक्टर है। ओके, तो ऐसे अतरंगी डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स जो है, ये कई सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, जो कि हम लोग कहते हैं इन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, तो यही है हमारा अगला चैप्टर, बताने की जरूरत तो है नहीं। पर उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझने से पहले, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत लॉजिकल है, उस चैप्टर को समझने के लिए, उन कंपाउंड्स को समझने के लिए, कोऑर्डिनेशन वाले, इस डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को थोड़ा समझना बिल्कुल पड़ेगा। ओके, उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो ऐसे हमारे प्यारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, समझ में आ गया हो गया आपको बात, बीच में है, और इन एलिमेंट्स में प्रोग्रेसिवली डी ऑर्बिटॉल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। जैसे कि हम लोग पहला अगर ये रो देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ओके, अब ये जो रो है हमारा, ये एक्चुअल में आ रहा है 4th पीरियड में, करेक्ट। पर अब क्योंकि देखो यहां पर इस वाले रो में हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनके 3D ऑर्बिटॉल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाते हैं प्रोग्रेसिवली, तो इनको हम लोग 3D सीरीज वाले एलिमेंट्स बोलते हैं। समझ में आ गई बात? वैसे ही यहां पर 4D ऑर्बिटॉल्स प्रोग्रेसिवली फिल्ड होंगे इन सारे एलिमेंट्स में, यूट्रियम से लेकर कैडमियम तक, तो इसीलिए हम लोग इनको 4D सीरीज बोलते हैं। ऐसे समझ लो आप, मतलब ऐसे याद रख लो भाई, 4D ऑर्बिटॉल्स प्रोग्रेसिवली फिल होते तो 4D सीरीज, 3D ऑर्बिटॉल्स प्रोग्रेसिवली फिल होते तो 3D सीरीज। वैसे ही नीचे जाएंगे तो 5D ऑर्बिटॉल्स फिल होते हैं तो 5D सीरीज, 6D ऑर्बिटॉल्स फिल होते हैं तो 6D सीरीज। अब एक्चुअल में इतना नीचे जाना नहीं है, 6D तक हमें पढ़ना तो ये 3D 4D 5D के बारे में ही है, और उसमें भी बहुत पर्टिकुलरली हमको 3D के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। ओके, इतना ही हमारे लिए सीमित है यहाँ इस लेवल तक, और वो भी बहुत है, क्योंकि आप चैप्टर के पन्ने पलटा के देखोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा चैप्टर को एनसीईआरटी से समझने में थोड़ा बहुत। ओके, पर बिल्कुल टेंशन नॉट, वरी नॉट, मैं हूं ना। ओके, इस चैप्टर को मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊंगा। बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो अक्सर बाउंसर जाती है, पर बहुत 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 ईजी है। ओके, तो ये थी कहानी हमारे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की, एकदम कंसाइज में। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के ऊपर। अब एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का पोजीशन कौन सा है, सबको पता है, बहुत बहुत बेसिक सी चीज़ है। ग्रुप 3 में हम लोग जाएंगे 6th पीरियड पर और 7th पीरियड पर, तो हमें ना ये एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स जो ऐसे कुछ कंडेंस करके अंदर चुपचाप बिठाए गए हैं, देखो इस तरीके से,
ओके, ये इतने सारे 28 एलिमेंट्स ऐसे चुक करके कंडेंस करके इसमें बिठा दिए गए। कौन से? ग्रुप 3, 6th पीरियड और 7th पीरियड में। इनको कहते हैं भाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। करेक्ट। अब इनमें जो एफ ऑर्बिटॉल्स है इन सारे एलिमेंट्स में, ओके, यहां पर पहले जो हमारा ये दिख रहा है पहला रो, ओके, ये वालों में 4f वाले ऑर्बिटॉल्स प्रोग्रेसिवली फील्ड होते जाते हैं और इस वाले में 5f वाले ऑर्बिटॉल्स प्रोग्रेसिवली फील्ड होते जाते हैं। क्लियर? अब f और f ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की कहानी हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि शुरू हम लोग d से करेंगे और d ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की कहानी पूरी खत्म होने के बाद फिर इन इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स के ऊपर हम लोग जाएंगे। चलो, तो अब हमें तो एक नॉर्मल सी प्रोसीजर पता है। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स के बारे में सीखते हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमेशा ग्रुप हम लोग ने देखे पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के केस में भी 13 से लेकर 18 तक हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर भी वही चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पर अब उन वाले जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स थे या फिर एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स थे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही सीधा सादा प्यारा सा था। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में बहुत ही अतरंगी चीज़ें हमें दिखाई देती है। पर डरना नहीं, क्योंकि ये अतरंगी चीज़ें ही इनको अतरंगी बनाती है। अब चलो समझने शुरू करते हैं क्या अतरंगीपना है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो अगर मैं बाहर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहूँ इन डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का, तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ सारे 3D कहो, ओके, ये मेरे 3D वाले सीरीज वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहो, ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वालों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। देखेंगे हम लोग उनके बारे में क्यों कहा जाता है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे तब जाके समझ में आएगी बात। तो ये जो 3D वाली जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, 4D वाले हैं, 5D वाले हैं, ऐसे, ओके, 6D वाले हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर बाहर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम लोग जनरलाइज करेंगे तो वो एकदम सिंपल सा प्यारा सा n-1 d1 to 10 ns1 to 2 इस तरीके से कुछ जनरलाइजेशन होगा। अब इसमें देखो ये n-1 d1 to 10 ns1 to 2 मतलब क्या बन रहा है इसका, कि अगर हम लोग पर्टिकुलर पीरियड पे जा रहे हैं तो हमको पता है पीरियड नंबर इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर? तो ये तो जो हमारा 3D वाले डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है, हम लोग ने जैसे ही अभी थोड़ी देर पहले देखा था पीरियोडिक टेबल में, ओके, कि ये 4th पीरियड में थे। क्लियर? तो क्योंकि ये 4th पीरियड में है, ओके, ये वाले 4th पीरियड में, 5th में, 6th में, 7th में मैंने लिख दिया एक बारी में। तो क्योंकि ये 4th पीरियड में है तो इनका इन एलिमेंट्स के लिए n होगा 4। करेक्ट? तो 4 - 1 होगा 3, d 1 to 10 और 4n है मैंने बोला तो 4s 1 to 2। समझ में आ गई बात कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरलाइज हुआ है। अब जो 4th वाले पीरियड वाले एलिमेंट के लिए ये है हमारा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4th पीरियड वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब 3D सीरीज वाले, तो 3D सीरीज वालों का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसी लॉजिक के आधार पर आप 4D का लिख सकते हो, 5D का लिख सकते हो, 6D का लिख सकते हो। करेक्ट? अब ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि एक्सेप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो पैलाडियम जो है इसमें वो इस जनरलाइजेशन को भी हट के बाहर दिखा रहा है। जैसे कि पैलाडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम लोग, ये रहा अपना पैलाडियम 46। करेक्ट? तो ये 4th पीरियड है, तो अपने 4th पीरियड का जो इनर्ट गैस होगा वो पैलाडियम के इनर कोर में होगा। क्लियर? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। करेक्ट? 4th पीरियड का। फिर उसके बाद पैलाडियम में जब हम लोग देखते हैं तो 1 मिनट, 4D वाला जो हमारा ऑर्बिटॉल है ये 10 इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है और 5s वाला जो है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, जस्ट देखो निचला वाला है ना, देखो 3D सीरीज में 3D वाले ऑर्बिटॉल्स भर रहे हैं, तो 4D सीरीज में मैंने लिख दिया सीधा सीधा 4D वाला पैलाडियम का ऑर्बिटॉल भर रहा है। तो देखो 4D वाला करेक्ट, पर उसमें भी 10 के 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भर गए और एस में तो 0 है, कुछ भी नहीं है, बल्कि जनरलाइजेशन के हिसाब से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे। अब इसी की तरह ओके कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम देखेंगे अभी। ओके, जैसे कि यहाँ पर एस में 0 ही था। ओके, क्यों था इसका वजह समझेंगे हम लोग, पर पहले ये अपने जो NS वाला ऑर्बिटल है इसमें 2 के बजाय कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे 1 से 2 लिखा है ना इलेक्ट्रॉन, तो
एक जब इलेक्ट्रॉन होता है तब की सिचुएशंस क्या होती है, तब क्यों ऐसा एक इलेक्ट्रॉन हमारे NS में होता है वो देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्रोमियम और कॉपर है। अब बेसिकली मैं 3D वालों की ज़्यादा बात करूंगा क्योंकि हमको इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना है, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो 3D वाले सीरीज में हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के क्रोमियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे और कॉपर का, तो इनमें भी NS जो है वो 1 है, क्रोमियम में भी और कॉपर में भी। ओके, और इनका जो D वाला है N-1D, ये क्रोमियम के केस में 5 है और कॉपर के केस में N-1D जो है वो 10 है। अब जनरलाइजेशन में मैंने बता दिया, इसको अगर हम लोग एकदम स्पेसिफिकली लिखेंगे तो मैं N-1 के जगह पे 3 लिखूंगा क्योंकि 3D वाले एलिमेंट है, और फिर NS के जगह पे मैं 4 लिखूंगा। समझ में आ गई बात? तो उसी तरीके से वहां पर भी हो जाएगा 3D5 4S1। ठीक है, हाँ, उसके पहले इनर्ट गैस, जो भी हमारा आर्गन रहेगा, इनर्ट गैस कोर, ये रहा हमारा आर्गन। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सबको पता है। देखो, इसमें मैंने कहा था ना, NS वाले में एक इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम में, और कॉपर में भी NS वाले में एक इलेक्ट्रॉन है। बल्कि एक्चुअल में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो हम लोग ने सीखा है, हंड्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों से अगर उस तरीके से हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन को फिल करते तो एक्चुअल में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलता हमें। क्रोमियम के केस में हमें 3D4 4S2 इस तरीके से हमें भरना चाहिए था, या फिर इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था आर्गन के बाद। और कॉपर के केस में 3D9 4S2 होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर चेंज क्या हो रहा है, जो N-1D वाला ऑर्बिटॉल है ना, उसमें एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए था, एज पर एकदम नॉर्मल हमारा प्रोसीजर इलेक्ट्रॉन फिल करने का, जो हम लोग जो हम लोग पढ़ते आए क्लास 11 से, उसके हिसाब से। पर हो रहा है उल्टा कुछ, इस N-1D वाले ऑर्बिटॉल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहा है, और वो भी कहां से आ रहा है, NS में से आ रहा है। ये इसीलिए हो रहा है, सबसे पहली वजह, क्योंकि यहां पर N-1D वाला ऑर्बिटॉल और NS वाले ऑर्बिटॉल, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो काफी छुट्टू सा है, स्मॉल एनर्जी गैप है। तो NS में अगर 2 थे, करेक्ट, और N-1D में 4 थे क्रोमियम के केस में, तो क्रोमियम के केस में ये NS वाले 2 वाले में से एक इलेक्ट्रॉन बोलता है, क्योंकि भाई एनर्जी गैप बहुत कम है, तो मैं उड़ी मारता और जाता हूं N-1D में। तो क्या हो जाएगा, N-1D 5 हो जाएगा और NS 1 हो जाएगा। ये हो गई एक रीजन कि भाई एनर्जी गैप कम है, इसीलिए ये ट्रांसफर हो पाता है। पर ट्रांसफर होता क्यों है, मतलब या फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो उड़ी क्यों मारता है N-1D में, क्योंकि यहां पर N-1D हाफ फिल्ड हो रहा है, या फिर हमारा D ऑर्बिटॉल जो है, ओके, इस केस में क्रोमियम के केस में 3D वाला ऑर्बिटॉल, ठीक है, तो 3D वाला ऑर्बिटॉल 5 इलेक्ट्रॉन से इसमें देखो 1 2 3 4 5 हाफ फिल्ड हो रहा है, और हमको तो पता है भाई हाफ फिल्ड वाला ऑर्बिटॉल होता है स्टेबल। तो ये वजह है उड़ी मारने की। सिमिलरली कॉपर के केस में देखोगे तो देखो, अब मैं यहां पर सिर्फ नंबर चेंज कर देता हूं, ठीक है, यहां पर होगा 4S2 3D9। अगर हम लोग एकदम बेसिक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कॉपर का 3D9 4S2 होगा, ओके, उसी को मैंने लिखा है N-1D9 NS2 जनरलाइज्ड। पर वही कहानी, यहां से एनर्जी गैप कम होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा और N-1D 10 हो जाएगा, NS 1 रहेगा क्योंकि यहां से आया ना, इसीलिए। अब N-1D 10 होने पर यहां पर 3D 10 हो जाएगा कॉपर के केस में। अब ये क्यों हो रहा है, ओके, एनर्जी गैप कम है तो आ पा रहा है, पर आ इसीलिए रहा है क्योंकि इसके आने के बाद हमारा D ऑर्बिटॉल कंप्लीटली फिल्ड होगा। और हमें यह भी पता है कि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटॉल्स भी ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा ना तो कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया, करेक्ट। हाफ फिल्ड D ऑर्बिटॉल्स और कंप्लीटली फिल्ड D ऑर्बिटॉल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था ना, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल था, तो नाइट्रोजन फैमिली वाले जो एलिमेंट्स थे वो थोड़े अच्छे खासे स्टेबल थे, ऐसे हम लोग समझते थे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरीके से देखो, हाफ फिल्ड D ऑर्बिटल स्टेबल है और कंप्लीटली फिल्ड D ऑर्बिटल भी स्टेबल है। क्लियर? तो
ये सारी कहानी थी जिसके वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एनएस में 2 के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो 3D वाले सीरीज में क्रोमियम और कॉपर में है। वैसे आप अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे एनसीईआरटी में, तो 4D वाले सीरीज में आपको कई सारे एलिमेंट्स मिलेंगे जिनमें एनएस में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसके बजाय वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो है, ओके, मतलब एनएस का जो 1 इलेक्ट्रॉन गायब है, एक्चुअल में एनएस में 2 होना चाहिए था लॉजिकली, मतलब एकदम बेसिक मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की, पर उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एनएस का 1 इलेक्ट्रॉन जाके n-1d में जा रहा है। ऐसे कई सारे उदाहरण आपको दिखेंगे 4D में, ओके। तो आप ढूंढ के देखना, आपको मिल जाएंगे। एक मैं बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ नियोबियम के साथ ऐसा होता है, मोलिब्डेनम के साथ होता है, ओके, रुथेनियम, रोडियम के साथ भी ऐसा होता है। पलाडियम वाला तो अलग ही अजीबोगरीब किस्सा मैंने आपको बताया अभी कि उसमें से, अब क्योंकि देखो बाकियों के केस में चलो 1 इलेक्ट्रॉन उड़ी मार रहा है, पलाडियम के केस में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उड़ी मार रहे हैं। इसीलिए फिर हो क्या रहा है, देखो दोनों के दोनों उड़ी मारेंगे तो एक्चुअल में पलाडियम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 4d8 5s2। आप देख लेना खुद लिख के, कोई दिक्कत नहीं। पलाडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 46 पता है आपको। क्रिप्टन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं आप अकॉर्डिंग टू हंट्स प्रिंसिपल, अफबाउ रूल वगैरह वगैरह, सब कुछ उसी बेसिक चीज को फॉलो करते हुए आप ये ही लिखोगे। देखो, पर होगा ये नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वजह यही है जो मैंने अभी बताई कि यहां से 2 उड़ी मारेंगे डी पे और बोलेंगे कि भाई डी 10 हो रहा है तो डी ज्यादा स्टेबल हो रहा है, तो इसीलिए हम जाएंगे वहां पर। और क्योंकि गैप भी कम है तो जा भी पा रहे, और जा पा रहे तो देखो 4d10 हो रहा है, 5s0 हो रहा है, 4d10 5s0। क्लियर? तो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका थोड़ा सा अतरंगी है, बस इनके ns वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है उनमें वेरिएशन आते जाएगा। ओके, कुछ कुछ एलिमेंट्स दिखाएंगे 1 ही इलेक्ट्रॉन, कुछ कुछ 2 बताएंगे, कुछ कुछ में जैसे कि 1 में तो भाई पलाडियम में तो 0 ns इलेक्ट्रॉन्स है। पर वजह मैंने आपको समझा दी, कैसे ns इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं n-1d में, क्यों जा रहे वो भी हम लोग ने समझ लिया। चलो अब आते हैं इन डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं उसको समझने पे। तो देखो ध्यान से समझना, पहले एकदम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता था डी ब्लॉक एलिमेंट्स को? वजह एकदम सिंपल सी है जो मैंने सबसे पहले बताई एकदम, कि वो एस और पी ब्लॉक के बीच में है। सैंडविच के जैसे 2 ब्रेड्स के बीच में जो वेजीज होते हैं वैसे ही यहाँ पर एस और पी के बीच में है। और क्योंकि मैंने बताया था जैसे देखो एस वाले ज्यादा आयनिक कॉम्पाउंड हम लोग ने देखे उनके, ओके, मतलब आयनिक कॉम्पाउंड्स हम लोग देखे कि भाई एस ब्लॉक वाले बनाते हैं। पी ब्लॉक वालों के केसेस में हम लोग ने देखा कि कई सारे कोवेलेंट कॉम्पाउंड्स बनाए जा रहे हैं, पर डी ब्लॉक वाले जो है ना, इनकी प्रॉपर्टीज इन 2 ब्लॉक्स के बीच वाली प्रॉपर्टीज है, कुछ ट्रांजिशनल प्रॉपर्टी है। ओके, मतलब ये ना कुछ इस तरीके के कंपाउंड्स बनाते हैं जो मैंने बताया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो पूरे के पूरे आयनिक भी नहीं हम लोग कह सकते, जो पूरे के पूरे हम लोग कोवेलेंट भी नहीं कह सकते हम लोग। ओके, थोड़े बहुत आपको आयनिक जैसे लगेंगे, ये थोड़े बहुत कोवेलेंट जैसे भी लगेंगे। ओके, तो समझेंगे हम लोग उनको क्यों लग रहे हैं वैसे, पर क्योंकि इस तरीके से ट्रांजिशनल प्रॉपर्टीज होती है। ओके, हमारे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की, ओके, किन के कंपैरिजन में? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। ओके, मतलब क्या, सिंपली प्रॉपर्टीज ना एक ट्रांजिशन शो हो रही है प्रॉपर्टीज में। एस ब्लॉक से जाते जाते प्रॉपर्टीज थोड़ी सी ट्रांजिशन हो जाएगा, प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा थोड़ा, और फिर चेंज आते पी ब्लॉक में चले जाएंगे। ओके, हम लोग, और फिर प्रॉपर्टीज और भी बदलेंगी। ओके, जैसे कि यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं हमारे एलिमेंट्स, वहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी में चेंज है ये डी ब्लॉक से होगा, और डी ब्लॉक जो कंपाउंड्स बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे कि थोड़े आयनिक जैसे लगेंगे और फिर थोड़े कोवेलेंट के जैसे भी लगेंगे। समझ में आई बात? इस तरीके से कुछ, तो इसीलिए इनको बीच में है प्रॉपर्टीज, इनसे ट्रांजिशन हो रही है, तो इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब आयुपैक ने बोला कि भाई ये लॉजिक बंद करो अब। ओके, इस लॉजिक के आधार पर हम लोग इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे। अब डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स मतलब ग्रुप 3 से 12, ओके, जो भी है वो सारे, पर इन एलिमेंट्स में अब आयुपैक ने कहा कि सारों को हम ट्रांजिशन नहीं कहेंगे, उन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन मेटल्स कहेंगे। अब मेटल्स क्यों? क्योंकि ये मेटल्स ही होते हैं, पूरे के पूरे डी ब्लॉक मेटल ही है, सारे एलिमेंट मेटल्स है ऑलमोस्ट, मतलब सारे एलिमेंट मेटल्स ही है, करेक्ट। तो इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर मेटल्स आयुपैक कहता है। इस आधार पर कहूं कि इन डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में से जो एलिमेंट्स, ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एम लेता हूं एलिमेंट को, इसके ग्राउंड स्टेट में मतलब एटम में अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड
n-1 d ऑर्बिटॉल है। मतलब क्या कि भाई इसमें 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन्स है इसके एटम में, ओके। या फिर अगर उस एलिमेंट के आयन में भी अगर इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दिया, मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटॉल है, ओके, इसके आयन में भी, तो हम लोग कहेंगे भाई ये एलिमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट। अब कहानी में ट्विस्ट इस बारे में इस वजह से आता है कि ग्रुप 12 वाले जो एलिमेंट्स हैं, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी वाले, ये वाले एलिमेंट्स, इनमें इनके एटम में कहो या फिर इनके आयंस में भी कहो, ओके, इनका n-1 d वाला जो ऑर्बिटल होता है ना, वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। n-1 d 10 होता है इनके केस में, ओके। कुछ भी करो, एटम्स में देखो इनके या फिर आयंस में देखो, कंप्लीटली फिल्ड। तो फिर उस लॉजिक के आधार पर आईयूपैक कहता है तुम लोग नहीं हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर मेटल्स, ठीक है। पर फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, फिर सर अभी आप हमको क्यों पढ़ा रहे हो इनके साथ, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ क्यों इनको पढ़ा रहे हो, हमको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को क्यों पढ़ा रहे हो, ओके, आईयूपैक के आधार पर। क्योंकि देखो ना बच्चों, ये जो एलिमेंट्स एकदम लास्ट में है, क्योंकि एकदम जुड़े हुए हैं इनसे, ओके, तो इसीलिए हम लोग इनको इनके साथ ही पढ़ लेते। भले आईयूपैक ने इनको जुदा कर दिया होगा इनके साथ, पर हम पढ़ने के लिए तो बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ ही पढ़ते हैं, और कलेक्टिवली हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही कहते हैं, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। क्लियर? तो कई बार सवाल आ सकता है ऐसा भी कि भाई आपको दिया होगा कुछ 4 एलिमेंट्स का नाम, उसमें इनमें से किसी एलिमेंट का नाम दिया होगा और कहा होगा कि भाई बताओ इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो रट के जाओगे तो भाई बात अलग है, पर समझ के जाओगे तो फिर उसमें भी बात अलग है, ओके। आपको याद नहीं रखना पड़ेगा इन 3 एलिमेंट्स का नाम, आप समझोगे। और अगर किसी दूसरे तरीके से थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा गया कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ओके, अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटॉल्स, ओके, एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जिनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटॉल्स होते हैं उनके ग्राउंड स्टेट या फिर आयनिक स्टेट में, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा गया, तो आप तो गए, क्योंकि आपको तो कॉन्सेप्ट ही पता नहीं, आप सिर्फ याद ही करके गए हो, करेक्ट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जितना हो सके उतना इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करो। किसके जैसे, हमारा जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, स्पंज, उसके जैसे, ठीक है। हो जाता है कभी कभी, याद ही नहीं आ जाता, ओके। तो उसके जैसे जितना कॉन्सेप्ट हो सके उतना एब्जॉर्ब करो और आगे बढ़ो। चलो अब हमारे कॉन्सेप्ट के गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अगले कॉन्सेप्ट पर जाते हैं, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी है। देखना, पहले तो हम लोग एकदम बेसिक चीज़ समझेंगे कि इन एलिमेंट्स जो है हमारे, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मैंने कहा ये मेटल्स हैं, तो इसीलिए नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्प्ले टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज, एकदम। जैसे कि मेटल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कितने बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भाई मेलिएबल होते हैं मेटल्स, डक्टाइल होते हैं मेटल्स, ओके। मेलिएबल बोले तो थिन शीट्स में बीट हो जाते हैं मेटल्स, डक्टाइल बोले तो थिन वायर्स में हम लोग मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है भाई मेटल्स की, बोलने की जरूरत ही नहीं भाई, एकदम गरम गरम मेटल को करो, हाथ लगाओ, झटका लग जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी तो पास होती है, ये तो मतलब मैं बताने की जरूरत ही नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग मेटल से। फिर मेटालिक लस्टर, हाँ शाइन होता है भाई, अच्छा खासा शाइन होता है मेटल भी, और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बिल्कुल, मतलब उसकी अगर लंबी लंबी रस्सियाँ बनाओगे आप मेटल्स की, तो खतरनाक स्ट्रेंथ होती है उन रस्सियों में, ओके। आप एकदम ऐसे एवं ही तोड़ नहीं पाओगे उनको, उसी को कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये तो बेसिक सी चीज़ थी भाई कि उनके पास, ओके, मतलब वो एकदम टिपिकल मेटल्स जैसे होते हैं। अब इसके अलावा इनके पास होती है हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब ये चीज़ आपको खटकेगी, ये क्या है भाई, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है? अगर आपने थर्मोडायनामिक्स को पढ़ा होगा, अर्पित सर ने पढ़ाया है, ओके, और या फिर अगर क्लास 11th में भी आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा ठीक से, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। पर फिर भी कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसको समझना। इसी की वजह से कई सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ में आएंगे। ध्यान देना, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है। अगर हमारा मेटल है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ सोडियम को, ओके, और हमारे सोडियम मेटल का एक एटम है, सॉलिड है वो। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैं ना इस सॉलिड वाले एटम को लेके जा रहा हूं गैसियस स्टेट में, ठीक है, बात समझ में आ रही है?
अब मैंने बताने के टाइम पे एक एटम को बोला, ऐसे सोडियम का एटम अकेला थोड़ी बैठा रहता है, हमको तो पता है मेटल है, मेटालिक बॉन्डिंग होती है, मेटल मेटल के एटम एकदम एक दूसरे को चिपके हुए रहते हैं, तो सोडियम का एटम सोडियम का एटम सोडियम का एटम ऐसे एक दूसरे से चिपके ही मतलब करीब करीब रहेंगे। इनमें से मैंने क्या किया, ये सोडियम के बहुत सारे ढेर सारे एटम्स में से इस तरीके से मैंने इनके बीच की जो मेटलिक बॉन्डिंग है, ओके, तो इनमें अगर 1 मोल बॉन्ड्स है, ओके, चूंकि ऑब्वियसली होंगे ही बिल्कुल, पर मैं अगर सिर्फ 1 मोल मेटलिक बॉन्ड्स की बात करूंगा, अगर मैं उन 1 मोल मेटलिक बॉन्ड्स को मैंने तोड़ा, ओके, और फिर ऐसे मेटलिक बॉन्ड्स को तोड़ के जो हमारे एटम्स है मेटल के, उनको मैं लेके आया सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में, कैसे होगा? अरे भाई मेटेलिक बॉन्ड को तोड़ के दूर दूर लेके जाना पड़ेगा ना, एटम्स को दूर दूर लेके जाएंगे तो हमको पता है हमारे सब्सटेंस के पार्टिकल्स को अगर आप दूर दूर लेके जाओगे तो वो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से गैस में जाएगा, करेक्ट? तो वही कहानी हो रही है, बस बॉन्डिंग को खटक तोड़ा जा रहा है, ओके। और कितने 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो जितनी एनर्जी लगती है इस 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स को तोड़ के हमारे एटम को सॉलिड में से गैसियस स्टेट में लेके आने की, उसको कहते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर? तो इनके केस में अगर हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स को देखेंगे तो ये भी भाई मेटलिक बॉन्ड, मतलब इनमें भी मेटलिक बॉन्डिंग है, एकदम कस के पकड़े हुए एक दूसरे को। और ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब इनको दूर करने का, ओके, दूर लेके जाने के लिए ढेर सारी एनर्जी लगती है। किनको? ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। अब वो भी मैं स्पेसिफिकली यहां पर अभी बातें करेंगे हम लोग 3D 4D 5D सीरीज वाले एलिमेंट्स की। क्लियर? तो समझ में आई बात क्या होता है हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे सर क्यों होता है, इतना कस के क्यों पकड़ा हुआ है भाई इन लोगों ने एक दूसरे को, क्या ही वजह है? अब हमको तो पता है, देखो मेटलिक बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एकदम मस्त सी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कहते हैं, जो एटम्स के ऊपर ऐसे दौड़े जाते रहते हैं एकदम, और फिर इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एकदम कस के एक दूसरे को ये एटम्स पकड़ते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में जो ns वाले इलेक्ट्रॉन्स है, वो तो है ही, ओके, प्लस n-d वाले भी इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर? अब n-d में फॉर एग्जांपल अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो हम लोग ने देखा है कॉन्फ़िगरेशन में d ऑर्बिटल्स जो है 3D वाले ऑर्बिटल्स प्रोग्रेसिवली फील्ड होते जाते हैं, ओके। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज जैसे मैं जाऊंगा ना तो क्या दिखेगा मुझे कि भाई इनमें d जो ऑर्बिटल है ना तो d1, d2, d3, d4 ऐसे कॉन्फ़िगरेशन मुझे दिखेंगे, ओके। ns वाला कॉन्फ़िगरेशन 2 और फिर स्कैंडियम में 3d1, करेक्ट, टाइटेनियम में 3d2, ओके, वनाडियम में 3d3, ओके। क्रोमियम का एक्सेप्शन है, हम लोग ने देखा था कि भाई ns1 होगा 3d5 होगा, ओके। पर बात समझ में आ रही है आपको क्या हो रहा है? d ऑर्बिटल्स प्रोग्रेसिवली फिल हो रहे हैं, मतलब इनमें ना हम लोग को अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं भाई। देखो स्कैंडियम में 1, टाइटेनियम में 2, वनाडियम में 3, बिल्कुल, क्रोमियम में तो 5 है, 3d5 होता है इसीलिए। तो ऐसे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इनमें भरे पड़े हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, कई सारे एलिमेंट्स में। और इन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता क्या है मालूम है? इनके एटम्स ना एक दूसरे को एकदम कस के पकड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होता है इनके बीच में, इंटर एटॉमिक, 2 एटम के बीच का इंटरेक्शन बहुत कस के स्ट्रॉन्ग। और फिर अगर ये स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होगा, एकदम कस के पकड़ा है, तो बॉन्डिंग कैसी होगी भाई? सिंपल है, एकदम कस के होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, करेक्ट। इसी वजह से अब क्योंकि एकदम स्ट्रांगली पकड़े हुए हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इनके बीच के मेटलिक बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। तो 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है इनकी। लॉजिक समझ में आ गया? अब ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, इसमें देखो जो ग्रीन वाली लाइंस है ना, मैं यहां पर इरेज कर देता हूं थोड़ा, ये है सीरीज 1। बोले तो कौन सी सीरीज? चलो बताओ मेरे को फटाफट। सीरीज 1 बोले तो 3D सीरीज, पहली सीरीज 3D सीरीज, करेक्ट एकदम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, ये रही हमारी 3D सीरीज, ओके। स्कैंडियम टू जिंक वाली। अब इसमें देखो पीक हमें यहां पर कुछ दिख रहा है, ओके। फिर सीरीज 2 बोले तो 4D सीरीज, यट्रियम से लेके जाती है हम लोग आगे 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 आगे, ओके, यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम ऐसे। तो ये है दूसरी वाली 4D सीरीज लिख देता हूं मैं, और ये है हमारी तीसरी वाली 5D सीरीज। क्लैरिटी आ गई? तो अगर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको इससे लिख देता हूं, ये ना क्या है मालूम है?
इसको ऐसे लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन को, डेल्टा एच बीच में ए, ओके, तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन की बात चल रही है, ओके। तो यहां पर हम लोग देखेंगे अगर ग्राफ को, ओके, हाँ, यूनिट्स किलोजूल मोल इनवर्स है, तो ग्राफ को देखेंगे हम लोग, तो 3D सीरीज जो है हमारी, ये इसकी इससे ज्यादा वैल्यूज है हमारे 4D सीरीज के, ओके, एलिमेंट्स के, किसकी वैल्यूज, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन की वैल्यूज, ओके। और 4D सीरीज के एलिमेंट्स से ज्यादा 5D सीरीज के एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन है, ओके। ये ग्राफ से हमें समझ में आ रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखो, यही सेम टू सेम ग्राफ मैंने लिया है, क्योंकि 3D वाले जो हमारे सीरीज के एलिमेंट्स है, इनकी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन से ज्यादा है भाई ये 4D और 5D वाले सीरीज के एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। तो हम लोग को क्या दिखाई देता है मालूम है, नॉर्मली जब हम लोग इन 5D और 4D वाले जो एलिमेंट्स है, जिनको हम लोग हेवियर एलिमेंट्स कह सकते हैं, ओके, नीचे नीचे वाले हैं ना, 3D वाले एलिमेंट्स, ओके, 4th पीरियड वाले, करेक्ट, फिर 5D वाले 5th पीरियड वाले, सॉरी 4D वाले 5th पीरियड वाले, करेक्ट, और फिर 6th पीरियड वाले 5D वाले एलिमेंट्स। तो ये जो हेवियर एलिमेंट्स हैं नीचे वाले, ओके, क्योंकि इनके एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ज्यादा है, मतलब ये इनके एटम्स को दूर करने के लिए ढेर सारी एनर्जीज लगती है एक दूसरे से। तो इसके चक्कर में जब ये कंपाउंड्स बनाते हैं, तो इनके कंपाउंड्स में भी इन 4D और 5D, ओके, 5D, इन 4D और 5D वाले एलिमेंट्स के कंपाउंड्स में ऐसे मेटल मेटल बॉन्ड्स दिखाई देते हैं, ओके। फिर बाद में दूसरे एटम्स के साथ मिलके कुछ कंपाउंड बनाया होगा, पर कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का, ओके, अपने ही एलिमेंट के साथ एक मेटल मेटल बॉन्ड दिखेगा। मतलब इतना लगाव है, इतना लगाव है कि भाई कंपाउंड भी जब बना रहे तब भी वो पूरी तरीके से एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे, ओके। क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि उनको एक दूसरे से छुड़वाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वही हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन है, इसलिए हमें दिखाई देता है फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग, करेक्ट, इन द कंपाउंड्स ऑफ हेवी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बात समझ में आ गई? अब इसी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन को अगर हम लोग आगे बढ़ाए, ओके, और उस कॉन्सेप्ट को अगर लिंक करना चाहे हार्डनेस पे, ओके, एलिमेंट्स के, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो हार्ड होते हैं, मतलब ट्रांजिशन मेटल्स जो है हार्ड है। इनमें ना एक्सेप्शन सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब देखो हार्ड क्यों होते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट में, सबसे पहली बात। अब हार्डनेस का और सॉलिड स्टेट का करेक्ट एकदम रिलेशनशिप है, ओके, पर फिर भी अब हर एक सॉलिड चीज थोड़ी हार्ड होती है, नहीं होती, बरोबर। पर अब इनमें इनके जो एटम्स है, अभी हम लोग ने देखा बहुत कसके एक दूसरे के साथ लगाव है ना भाई इनको, तो एकदम कसके पकड़े हुए हैं, तो बहुत हार्ड है ये, करेक्ट। इनके बीच में जो मेटलिक बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग है, तो अगर पार्टिकल्स एक दूसरे को एकदम कसके पकड़े हुए होंगे तो बहुत कम स्पेस होंगी इनके बीच में, करेक्ट, इन पार्टिकल्स के बीच में। और फिर बहुत कम स्पेस की वजह से ये एक दूसरे के करीब करीब एकदम आ जाने पर मतलब स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा होगी, ओके, पूरे सब्सटेंस की, पूरे मटेरियल की। वैसे ही लिक्विड को देखो आप, पार्टिकल्स दूर होते हैं तो हार्ड छोड़ो, मतलब हाथ घुस जाता है लिक्विड के अंदर हमारा, करेक्ट। हम लोग लिक्विड को डिवाइड कर सकते हैं वगैरह वगैरह, दूर कर सकते हैं पार्टिकल्स को बहुत इजीली। जो सेमी सॉलिड्स होते हैं थोड़े बहुत, ओके, थोड़े से जेली टाइप्स, थोड़े से जेल टाइप, च्युइंगम टाइप, वो देखो सॉफ्ट होते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में इतना लगाव, कस के पकड़ा हुआ नहीं होता है। पर इनके केस में वैसा नहीं है, एकदम कस के पकड़े हुए। वही रीजन, हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, इसीलिए कस के पकड़े हुए एक दूसरे को, और फिर इसी वजह से ये जबरदस्त स्ट्रॉन्ग है, जबरदस्त हार्ड है ये, ओके। अब एक्सेप्शन में ये भाई साहब 3 एलिमेंट्स क्यों? क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन का जो रिलेशन है वो आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो रिलेशन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से लिंक्ड है। मैंने कहा था ना कि इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास ढेर सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम लोग ने देखा था पिछले ही थोड़ी देर पहले स्कैंडियम वगैरह के केस में, देखो कितने सारे, मतलब टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ये हम लोग ने देखा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं हमको डी वाले ऑर्बिटल में। तो ये लॉजिक समझो आप कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या है, मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, ओके, और यही कारण है इनको दूर करने का, मतलब यही कारण है इनको दूर करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है। क्लियर? तो लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये रीजन है
हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन की। करेक्ट, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे हैं, इसीलिए स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है मेटलिक वाली, और फिर इसीलिए इनको दूर करने के लिए बहुत ढेर सारी एनर्जी लग रही है, तो इसलिए हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन हम लोग उसी को कहते हैं, दूर करने के लिए। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन एकदम डायरेक्ट कनेक्शन इनका, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। तो जितना ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन इसका मतलब उतनी ज्यादा हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। और इसीलिए देखो, आप ग्राफ को देखोगे ध्यान से, तो 3D सीरीज में अगर हम लोग देख रहे हैं, या फिर 4D सीरीज में देख रहे हैं, या फिर 5D सीरीज में देख रहे हैं, तो शुरुआत में देखो, शुरुआत में ग्राफ में हमें वैल्यूज जो है वो इतनी ज्यादा नहीं दिख रही है। करेक्ट, हर एक सीरीज में, जैसे कि ये वाली सीरीज देख रहे हो आप, तो इसमें ना सबसे पीक वाली वैल्यू यहां पर है। करेक्ट, ये वाली 4D वाली सीरीज देख रहे हो आप, तो सबसे पीक वाली वैल्यू यहां पर है, और 5D वाली में सबसे पीक वाली वैल्यू यहां पर है। और शुरुआत में देखो आप, एक मिनट मैं इरेज कर देता हूं, ये रही शुरुआत हमारी, शुरुआत वाला एरिया, इसमें बहुत लोअर्ड वैल्यूज है। ओके, मतलब शुरुआत वाले एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन और लास्ट वाले एलिमेंट्स की देखो, एकदम अंत वाले एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन बहुत कम है ना। करेक्ट, ये दिख रही है आपको, ये रही, ये वैल्यूज देखो, ये, और यहां पर लास्ट वाले एलिमेंट्स की, ओके, काफी कम वैल्यूज है। क्यों? क्योंकि इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। अब देखो यहां पर फिर भी कुछ ज्यादा है इनसे, क्योंकि रीजन ये है कि यहां पर चलो एक दो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, स्कैंडियम में 1 है, टाइटेनियम में 2 है, तो थोड़ा बहुत तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन अच्छा खासा है। ओके, पर फिर भी कम ही है। किनसे कम है? बीच वाले जो हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, उनसे कम है। अब बीच वाले एलिमेंट्स जो कौन से हैं, देखो यहां पर अगर मैं कहूं मोस्टली क्रोमियम, मॉलिब्डिनम, या फिर ये टंगस्टन, ओके, ये जो थोड़े बीच वाले एलिमेंट्स है ना, इनमें अगर आप देखोगे तो इनके डी ऑर्बिटॉल्स में, जैसे कि क्रोमियम में D5 कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, मॉलिब्डिनम में भी D5 कॉन्फ़िगरेशन है, टंगस्टन में D4 कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब क्या? उनके डी ऑर्बिटॉल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 4, 5, 5, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 5 या फिर 4, मतलब मोस्टली 5, 4, 4, 5 हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी ऑर्बिटल में। उससे ज्यादा तो हो नहीं सकते ना, 6 कैसे हो सकते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन? छठवा तो पेयर हो जाएगा ना। करेक्ट, तो इसीलिए पेयरिंग होती जाती है फिर, और फिर जैसे पेयरिंग होगी तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम कम होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होगा तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन कम होगी। देखो कम हो रही है, और फिर यहां पर तो भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन एकदम से ही कम। और जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी कहां पर रहते हैं? यहीं पर तो रहते हैं, ये जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एकदम लास्ट वाले एलिमेंट है, और इनकी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन बहुत कम है, बहुत कम है। और क्योंकि इनकी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन बहुत कम है, तो ये इसीलिए हार्ड नहीं है, ओके, इनके एटम्स के बीच का लगाव अच्छा खासा नहीं है। बस सिंपल सा लॉजिक। तो इस कोरिलेशन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है इनका, और उसको हम लोग ने ग्राफ के बेसिस पे समझा। तो हो सकता है आपको एग्जाम में ग्राफ दिया होगा और पूछ भी सकते हैं कि भाई बताओ कि बीच में जो पीक्स आ रहे हैं वो किसके वजह से आ रहे हैं, ओके, क्या फैक्टर है कि भाई बीच वाले एलिमेंट्स की हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन है, तो हाई नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ये फैक्टर है। क्लियर? अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करूं तो इन सारे एलिमेंट्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, ओके, 3D सीरीज वाले की स्पेसिफिकली हम लोग बात करते हैं, ओके, और 4D 5D की इतनी ज्यादा बातें नहीं करेंगे, पर फिर भी यहां पर हम लोग अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में कह रहे हैं तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होती है। ओके, आगे हम लोग स्पेसिफिकली 3D सीरीज वालों की मेल्टिंग पॉइंट्स देखेंगे, 4D सीरीज वालों की देखेंगे, 5D सीरीज वालों की देखेंगे, ओके, अगले स्लाइड में। पर यहां पर सिर्फ जनरल बात चल रही है। अब ये भी क्यू है भाई, मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यू, बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यू, सिंपल लॉजिक वही। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन बहुत ज्यादा है तो कस के पकड़े हुए हैं एटम्स को, करेक्ट, कस के पकड़ा हुआ है तो इनको दूर करना पड़ेगा ना। इसको अगर मेल्ट करना होगा तो सॉलिड से लिक्विड में लेके आना है, मतलब मेल्ट करना है, तो एटम्स को थोड़ा बहुत तो दूर करना पड़ेगा, तब लिक्विड में जाएगा। और दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन बहुत ज़्यादा है, इनको दूर करने की एनर्जी जो लग रही है वो बहुत ज़्यादा है, करेक्ट, तो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करना पड़ता है, तो इसीलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। समझ में आ गई बात? सेम लॉजिक बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अब लिक्विड से इनको अगर गैस में लेके आना है और दूरे दूरे लेके जाना है पार्टिकल्स को, तो इनके बीच में जो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, मतलब इनके बीच में जो ये इंटरैक्टिव स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन जो है, इंटरएटॉमिक इंटरैक्शन, ओके, उसको दूर भगाना पड़ेगा, और उसी के लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, करेक्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ना इनके बीच में।
तो बस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो दूर करवाने के लिए ढेर सारी एनर्जी देनी पड़ रही है, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट, क्योंकि हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, दूर भगाने के लिए, इनको गैस में लेके आने के लिए ढेर सारी एनर्जी लगती है। क्लियर। अब स्पेसिफिकली अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द रेस्पेक्टिव पीरियड, जो कि हम लोग 3D अगर हम लोग सीरीज देखेंगे, मतलब फोर्थ पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें क्रोमियम की है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। देखो दिख रहा है, ये ग्राफ है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, अगर आपको कुछ वैल्यूज अगर ढंग से नहीं दिख रही होंगी तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पर 3D सीरीज में क्रोमियम हाईएस्ट पे है, ओके, 3D में क्रोमियम हाईएस्ट। वैसे ही 4D में है हमारा मोलिब्डेनम हाईएस्ट, देखो 4D में मोलिब्डेनम हाईएस्ट, एकदम हाईएस्ट वैल्यू है मेल्टिंग पॉइंट की। और 5D में हमारे टंगस्टन की वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, तो ये रही टंगस्टन। रीजन, अगर आप इस ग्राफ को और इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे ना तो समझ में आएगा कि सर पैटर्न तो सेम ही दिख रहा है, मतलब ये भी स्कैंडियम से लेके जिंक तक ही जा रहा है, करेक्ट। मतलब ये इन शॉर्ट मुझे बताना है कि ये 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स है इनका ग्राफ है, 4D का ये ग्राफ है ब्लू वाला, 5D का ये लाइन है रेड वाली। तो यहां पर भी आप देखोगे, आप एकदम टिक करके, तो ऑलमोस्ट वैसे ही कुछ पीक्स दिख रहे हैं, ओके। यहाँ पर एक हाईएस्ट पीक के बाद एकदम डिप आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, देखो यहाँ पर भी हाईएस्ट पीक के बाद डिप आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है। सिमिलर वे में दूसरा 4D में भी पीक आ रहा है, फिर डिप जा रहा है, करेक्ट। यहाँ से पीक फिर डिप, देखो यहाँ से पीक फिर डिप, क्लियर। वैसे ही तो ये जो एलिमेंट्स है हमारे, ये भी सेम चीज पे ही फोकस हो रहा है यहाँ पर भी। या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि ये जो एलिमेंट्स जिनकी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट दिख रही है, उसका भी लॉजिक सिमिलर है हमारे एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन में भी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट दिखाने वाले एलिमेंट्स के साथ। कौन से थे हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन दिखाने वाले एलिमेंट्स? जिनके पास है हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। हम लोगों ने देखा था ना, ऑलमोस्ट, मतलब मैंने एक जनरल बताया था आपको कि हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वालों के पास होगा हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। वैसे यहां पर भी देखो मेल्टिंग पॉइंट में इनके पास D5 क्रोमियम, मोलिब्डेनम D5 कॉन्फ़िगरेशन, टंगस्टन D4 कॉन्फ़िगरेशन, हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसी वजह से इनकी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशंस बहुत ज़्यादा हाई है, और इस बहुत ज़्यादा हाई एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन के वजह से इनके एटम्स को एक दूसरे से दूर लेके जाने के लिए बहुत ज़्यादा ढेर सारी एनर्जी देनी पड़ती है। लिक्विड स्टेट में जाने के लिए फिर वही, मतलब एटम्स को दूर लेके जाने के लिए ढेर सारी एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ढेर सारी एनर्जी लगेगी, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आ गई बात, लॉजिक समझ में आ गया? तो बस बाकी कुछ नहीं, सिंपल लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ही ये बताते हैं हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स। चलो अब हम लोग इनके एटॉमिक और आयनिक साइज पर आते हैं। तो जैसे हमारे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, जैसे कि S ब्लॉक से P ब्लॉक तक हम लोग जब जाते थे, ओके, यहाँ से यहाँ तक, सपोज ये रहा हमारे S ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, ये रहे हमारे P ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, करेक्ट। तो हम लोग ने देखा था जनरल ट्रेंड क्या था भाई, लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जा रहे हैं सिंपली, तो साइजेस जो है हमारी एटॉमिक साइजेस या फिर आयनिक साइजेस कहो, ओके, छोटी छोटे होते जाती है, क्लियर। सेम लॉजिक यहां पर भी है, जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इनमें भी, भले फिर वो 3D सीरीज के हो, 4D सीरीज के हो, 5D सीरीज के हो, ओके, इनके आयोनिक साइज जो है फॉर 3D 4D एंड 5D सीरीज, देखो ये 3D 4D 5D सीरीज के लिए क्या होती है, जनरली डिक्रीजेस, छोटू हो जाती है साइजेस इनकी भी। वजह एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम जनरल ट्रेंड के हिसाब से चलती है। वजह कि भाई हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते जाते क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते बढ़ते जाता है, राइट। ये रहा न्यूक्लियर चार्ज, ओके, एक मिनट, ये रहा न्यूक्लियर चार्ज बड़ा बड़ा बड़ा, करेक्ट, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाता है। और उसी फैशन में इलेक्ट्रॉन्स जो है, ओके, वो ऐड हो रहे हैं, पर नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे, ओके। इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड हो रहे हैं वो एग्जिस्टिंग जितने शेल्स हैं उसी के सबसे लास्ट वाले शेल में ऐड हो रहे थे जनरल ट्रेंड में। यहां पर बस एक अलग फर्क है, क्या फर्क है कि इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड होते हैं वो लास्ट वाले शेल में नहीं ऐड हो रहे, अक्रॉस द पीरियड हम लोग जाते तब वो ऐड हो रहे, मैंने कहा था ना 3D वाले सीरीज में 3D ऑर्बिटॉल्स प्रोग्रेसिवली फिल होंगे। यही तो खासियत है ना डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की, सबसे पहले पढ़ा था हम लोग ने एकदम सबसे शुरुआत में, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में प्रोग्रेसिवली डी ऑर्बिटॉल्स फिल होते हैं,
करेक्ट। तो वैसे यहां पर भी नॉर्मल हमारे जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे उनमें लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे थे, यहां पर सेकंड लास्ट वाले शेल में ऐड होंगे। बात समझ में आ रही है? चलो तो मैं इसको हटा देता हूं पहले और जगह बन जाएगी तो आपको समझा सकता हूं मैं ठीक से। देखना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे लास्ट नहीं तो सेकंड लास्ट वाले शेल में, ओके, 3D वाले शेल में या फिर 3D वाले ऑर्बिटॉल्स में। अब होगा क्या, ये रहा हमारा न्यूक्लियस भाई, ओके। जैसे जैसे हम लोग अक्रॉस द पीरियड जाएंगे न्यूक्लियस की ताकत बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी, करेक्ट 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 करेक्ट। और 3D ऑर्बिटॉल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, सबको पता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ते बढ़ते न्यूक्लियर चार्ज जैसे बढ़ता है वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते रहते हैं। एटॉमिक नंबर का बढ़ना मतलब वही तो होता है। पर यहां पर ट्विस्ट कहानी में यह है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है उसका जो इफेक्ट है इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज का, वो आउटवे करेगा, ओके, ये 3D ऑर्बिटॉल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं ना उनके शील्डिंग के इफेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल बाहर वाले जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स, इनके अंदर इनर वाले इसमें मतलब 3D इलेक्ट्रॉन्स है, करेक्ट। यहां पर न्यूक्लियस है तो भले ही इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ऐड हो रहे पर ये जो है बाहर के 4s इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर रहे, अंदर के 3D वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और भले इनके नंबर्स बढ़ रहे अक्रॉस द पीरियड पर न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ने का इफेक्ट इतना ज्यादा है कि इनके सामने ये जो शील्डिंग हो रही है, मतलब हम लोग तो कहते हैं पुअर शील्डिंग होती है पर फिर भी शील्डिंग जो हो रही है वो न्यूक्लियस के इंक्रीज्ड चार्ज के सामने कुछ नहीं है इतनी। तो इसीलिए 4s वाले जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो खींचे चले आते हैं अंदर अंदर, ओके। अगर हम लोग आयंस की बात कर रहे हैं इनके, ओके, 3D वाले सीरीज के आयंस की, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्कैंडियम प्लस, ओके, टाइटेनियम प्लस, वनाडियम प्लस, इन आयंस की बात करूंगा मैं, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो सिंपली क्या होगा, 4s1, ओके, 4s2 सॉरी 3d1 अगर स्कैंडियम का होगा तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर स्कैंडियम का हो जाएगा 4s1 3d1। उसी तरीके से टाइटेनियम का होगा आगे, ओके, 4s1 3d2। वनाडियम प्लस का होगा, ओके, ये टाइटेनियम प्लस का था, वनाडियम प्लस का 4s1 3d3। तो हो क्या रहा है, बाहर के शेल में बेचारा एक ही इलेक्ट्रॉन है 4s वाला और उसको शील्ड किया जा रहा है बाय 3D इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले। भले उनका नंबर बढ़ रहा है, मैं यही कह रहा हूं आपको, देखो भले उनका नंबर बढ़ रहा है पर उनकी शील्डिंग पुअर होने की वजह से, ओके, वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो यहां पर 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खींचे चले आ रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ। तो साइजेस जो आयनिक साइजेस है वो घट रही है, ओके, फॉर अ पर्टिकुलर चार्ज वाले हमारे एलिमेंट्स, ओके, मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफिक चार्ज, जैसे कि यहाँ पर स्कैंडियम 1 प्लस, टाइटेनियम 1 प्लस, वैनाडियम 1 प्लस बात चल रही है, मतलब Mn प्लस फॉर पर्टिकुलर Mn प्लस के लिए, करेक्ट। यहाँ पर 1 प्लस है। बात समझ में आ गई? सिंपल सा लॉजिक था, जैसे हम लोग के जनरल ट्रेंड में हो रहा था अक्रॉस द पीरियड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। फर्क समझना जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये फर्क भी बहुत कुछ चेंजेस लाएगा, ओके। इस फर्क की वजह से थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है, देखना कैसे। अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करूं, सेम टू सेम लॉजिक, अभी मैं फिर से नहीं समझाऊंगा। यहां पर जो चल रहा था ना, बस आप स्कैंडियम प्लस, टाइटेनियम प्लस, वनाडियम प्लस को छोड़ दो और ऐसे समझ लो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम की बात चल रही है, करेक्ट। और फिर यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में 4s में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स ही पड़े रहेंगे, तो लॉजिक भी एकदम सेम टू सेम रहेगा कि भाई अब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बस उनकी शील्डिंग की जा रही है भाई 3D इलेक्ट्रॉन्स पर, क्योंकि पुअरली शील्ड हो रहा है और न्यूक्लियस का जो चार्ज बढ़ रहा है उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा खासा है, तो वो शील्डिंग कुछ काम नहीं कर रहा है न्यूक्लियस के इंक्रीज चार्ज के ऊपर, मतलब कुछ काम का नहीं है, तो न्यूक्लियस खींचा चला जा रहा है, तो साइजेस घट रही है, एटॉमिक साइजेस भी सेम लॉजिक। पर कहानी में ट्विस्ट यहां पर आता है, किस पे? जो डिक्रीज है वो आहिस्ते आहिस्ते होती है, मतलब छोटू छोटू डिक्रीज है एटॉमिक साइज में। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने बोला ना, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं अंदर के शेल के 3D ऑर्बिटॉल में, करेक्ट, ओके। नॉर्मली ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो नहीं है हमारे, नॉर्मल नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके, जो हम लोग ने देखा S और P ब्लॉक के, उनमें इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द पीरियड जाते जाते क्या हो रहा था? हाँ, ये सारे ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, तो अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते जाते, एकदम क्लियर कट बता दिया मैंने, यहां पर लेफ्ट टू राइट जाते जाते आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे थे, करेक्ट। यहां पर इनर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे,
और यही बात थोड़ी सी डिफरेंस पैदा करेगी। क्या करेगी कि भाई भले ये 3D के इलेक्ट्रॉन्स निकम्मे होते हैं शील्डिंग के मामले में, ओके, पर फिर भी ये बाहर के जो शेल के हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स, इनकी ज्यादा अच्छे से रखवाली कर सकते हैं एज कंपेयर टू जो 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक दूसरे की करेंगी। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा इंट्रिकेट है, ठीक है। 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स में अगर मैं बात करूंगा, चलो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना हमारे पास, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की रखवाली जितने अच्छे से करेगा, उससे ज्यादा अच्छे से ये 3D वाले इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स की करेंगे, या फिर इस इलेक्ट्रॉन की करेंगे रखवाली, मतलब क्या, शील्डिंग। तो क्योंकि थोड़ी बहुत क्यों ना हो अच्छी शील्डिंग हो रही है इनके केस में, ओके, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के जो एक दूसरे की शील्डिंग करेंगे उससे ज्यादा अच्छे से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग हो रही है, इसीलिए थोड़ी बहुत ही क्यों ना सही हो तो रही है। और उसी के वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ओके, उसको ऐसे लग रहा है कि भाई चलो थोड़ी बहुत अच्छी शील्डिंग हो रही है, तो मैं ज्यादा नहीं खींच पा रहा हूं बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को, तो ज्यादा नहीं खींच पा रहा हूं, इसीलिए साइजेस में थोड़ी थोड़ी सी ही डिक्रीज हो रही है हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, ओके। तो जैसे 3D सीरीज में अगर आप देखोगे तो साइजेस में बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है। अब देखो मैंने यहां पर टेबल नहीं लिया है, देखेंगे हम लोग आगे, टेबल्स की बात आगे आएंगी जब भी हम लोग वैल्यूज कंपेयर करेंगे, पर आप पॉज करना, एनसीईआरटी में खोल के देखना, आपको समझ में आएगा कि भाई जो साइजेस है बहुत बहुत कम यूनिट से, एक यूनिट से, 2 यूनिट से, 5 यूनिट से ही शायद बढ़ रही है। देख लेना आप ठीक से, क्लियर। चलो अब ये थी बात, ये थी कहानी डिक्रीज स्मॉल क्यों हो रही है उसकी। एक और इंटरेस्टिंग बात अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, अब चलो अंदर वाली बात तो हो गई, 3D वाले एलिमेंट्स की बात हो गई, ओके, या फिर आयनिक साइजेस में, मतलब एकदम स्पेसिफिकली मैंने 3D वाले एलिमेंट्स की बात आपको बताई, ओके, डिक्रीज इन द साइज स्मॉल क्यू है यहाँ पर, ओके, 3D वाले, ओके, बाकी एज यूजुअल एटॉमिक साइज 3D 4D 5D के लिए डिक्रीज होगा जैसे आयनिक साइज हो रहा था, क्लियर। आयनिक साइज फॉर 3D 4D 5D सीरीज डिक्रीज हो रहा था, वैसे ही रीजन भी वही सेम टू सेम, न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ रहा है वो आउटवे कर रहा है इफेक्ट ऑफ शील्डिंग को, जो मैंने समझा दिया आपको, ओके। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम लोग 3D सीरीज के एटॉमिक साइज को, जिसके यहाँ पर दिख रहा है ग्रीन वाले जो है ना, वो 3D सीरीज है, इनके एटॉमिक साइज को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, ये ब्लू वाला है 4D सीरीज, ब्लू वाली लाइन, और रेड वाली है 5D। अगर आपको देखने में दिक्कत आ रही होगी तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, टेक्स्ट में भी ऐसे ही फिगर है, मतलब ऐसे ही ग्राफ है, तो देख लेना। कंपैरिजन करने पर हमको ये समझ में आता है कि 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक साइजेस 4D और 5D से काफी कम है। और दूसरी बात, अरे भाई साहब 4D और 5D की तो एकदम एक दूसरे से जुलती मिलती है, ये कैसे हो रहा है, ओके। अब इसका वजह जो है काफी इंटरेस्टिंग है, और ये हमें ले जाता है F ब्लॉक एलिमेंट्स की कहानी पर। क्योंकि देखो हमारे D ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में, जैसे कि देखो यहां पर ये रहा हमारा 3D सीरीज, ये रहा 4D, ये रहा 5D, पर 4D से जब हम लोग 5D में जाते हैं सीरीज में, तो बीच में ये F ब्लॉक एलिमेंट्स का झमेला आ जाता है। और देखना जब कभी डाउन द ग्रुप जाते हैं, हमको नॉर्मली पता है लॉजिक, शेल एक्स्ट्रा आने की वजह से एक एक्स्ट्रा शेल बढ़ जाता है, और फिर ये एक्स्ट्रा शेल का जो मतलब एडेड एक्स्ट्रा शेल का जो इफेक्ट है, ओके, वो आउटवे करता है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज को। यहाँ पर उल्टा हो जाता है नीचे, मतलब उल्टा मतलब इन केस इन द सेंस न्यूक्लियर चार्ज के साथ उल्टा हो जाता है। अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट आउटवे कर देता है शील्डिंग को, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट को आउटवे कर देता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स का इफेक्ट, ठीक है। अलग अलग इफेक्ट्स है, पर ध्यान देना, ओके। अक्रॉस द पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज आउटवे कर रहा है, डाउन द ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज को आउटवे किया जा रहा है, ओके, पर दो अलग अलग फैक्टर से, अक्रॉस द पीरियड में शील्डिंग से, डाउन द ग्रुप में एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल से। तो इस कारण की वजह से भाई शेल्स में इंक्रीज हो रहा, मतलब एडिशन हो रहा है, तो साइजेस बढ़ती है। लॉजिक समझ में आ गया? तो यट्रियम से हम लोग लैंथनम पर आएंगे, ओके, तो लैंथनम में साइजेस बढ़ेंगी, पर जब हम लोग लैंथनम से आगे, ओके, लैंथनम 57 है, लैंथनम से आगे जब हम लोग जाएंगे सीरियम पर, ओके, जो कि F ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में हम लोग घुस रहे हैं अब, तो इनमें जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे सीरियम टू ल्यूटेशियम तक, मतलब या फिर कहो लैंथनम से ही कहो, ओके, यूट्रियम टू लैंथनम साइज बढ़ रही है, पर जब हम लोग लैंथनम टू ल्यूटेशियम जाते हैं 57 टू एटॉमिक नंबर 71, ओके, तब तक साइजेस बहुत कम होती जाती है। उसी को लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और इस चीज को ना हम लोग देखेंगे, ओके, ये जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाली चीज है ना, वो F ब्लॉक में अच्छे से समझेंगे, फिलहाल उसमें घुसते नहीं है, बस लॉजिक समझते कि हो क्या रहा है। तो
क्योंकि साइजेस यहां पर घटते जाती है लैंथेनम टू ल्यूटेशियम, और वो इतनी घटते जाती है कि भाई हाफनियम की जो साइज है ना वो कुछ 159 पिकोमीटर के आसपास है। याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने याद रखा है आपको बताने के लिए कितनी सिमिलर हो रही है साइजेस, इसको बताने के लिए, ठीक है। और जिरकोनियम की साइज जो है ना भाई साहब ये 160 पिकोमीटर है। तो सोचो जिरकोनियम और हाफनियम का साइज तो ऑलमोस्ट सेम हो गया भाई, है ना। और जिरकोनियम कौन सा है, 4D वाला सीरीज वाला एलिमेंट, हाफनियम 5D वाली सीरीज वाले एलिमेंट, और इसी तरह से सिलसिला चलते रहता है। फिर आगे आगे हम लोग देखेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स के साइजेस जो है 4D वाले, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम वगैरह वगैरह, और यहाँ पर नीचे 5D वाले टैंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, वो सब, ओके। इनकी साइजेस एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती है, जैसे कि हमारे जिरकोनियम और हाफनियम की मिलती जुल रही है, करेक्ट। क्योंकि यहां पर भी ट्रेंड क्या हो रहा है, डिक्रीज इन साइज, ओके। तो 160 से साइजेस डिक्रीज हो रही है, यहां पर भी ट्रेंड वही है, 3D 4D 5D में एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तो 159 से साइज डिक्रीज हो रही है। तो इसीलिए हमको ग्राफ में ये दिखाई दे रहा है भाई कि हमारे 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स की साइजेस बहुत एक दूसरे से मिलती जुलती है। क्लियर, मजा आ गया, ओके। अब लास्ट एक चीज जो साइज से ही जुड़ी हुई है, जो कि है डेंसिटी। अगर हम लोग इनकी डेंसिटी देखेंगे, 3D वालों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो वो इंक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर। अब ये इंक्रीज जो है आप प्रोमिनेंटली देख सकते हो टाइटेनियम से लेके कॉपर तक। वैल्यूज को अगर आप पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि भाई डेंसिटी तो अच्छी खासी इंक्रीज हो रही है। देखो ये डेंसिटी ग्राम पर सीएम क्यूब में है, ओके। टाइटेनियम 4.1 से लेके अगर कॉपर तक मैं पढ़ूँ तो 6, 7.19, 7.21 बढ़ रही है, 7.8, 8.7 बढ़ रही है, ओके। 7.8 से 8.7, फिर 8.9 बढ़ रही है, कॉपर 8.9, ऐसे। तो समझ में आ रही, अच्छी खासी डेंसिटी में इंक्रीज हो रही है फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर। अब क्यों हो रही है, अब भी हम लोग ने वही सी वजह समझी उसकी। लेफ्ट टू राइट जाने पर 3D सीरीज में हो रहा है साइज में घटौती, डिक्रीज, ओके। अब साइज में डिक्रीज बोले तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट। अब देखना डेंसिटी और वॉल्यूम का रिलेशनशिप कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। समझ में आ रही बात। और दूसरा भी एक है ना फैक्टर, जो कि क्या होता है, डेंसिटी किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एटॉमिक मतलब मास के साथ। तो यहां पर एलिमेंट्स का अगर मैं एटॉमिक मास देखूं जिसके साथ ओके हमारी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो अक्रॉस द पीरियड 3D सीरीज में हम लोग जब टाइटेनियम टू कॉपर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक मासेस इंक्रीज होती है, करेक्ट। कुछ ज्यादा फर्क तो है नहीं ना, मतलब एटॉमिक नंबर जिस तरीके से इंक्रीज होता है वैसे एटॉमिक मासेस भी इंक्रीज होते हैं, कहीं कहीं पर ऊपर नीचे हो जाता है, वो छोड़ जाने दो, वो बहुत पहले हम लोगों ने सीख लिया था मेंडलीव वगैरह के टेबल में। तो नॉर्मली बेसिकली एटॉमिक मासेस बढ़ती है, तो एटॉमिक मासेस बढ़ती है तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो देखो दोनों चीजें जो डेंसिटी जिन पर डिपेंडेंट है वो अक्रॉस द पीरियड क्या हो रही है, इस तरीके से वेरिएशन दिखा रही है कि भाई हमारा डेंसिटी बढ़ रहा है, करेक्ट। तो इसीलिए डेंसिटी इंक्रीज होती है। देखो जनरल डिक्रीज इन एटॉमिक साइज मतलब डिक्रीज इन वॉल्यूम, जिसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज होगी, प्लस और कौन सा इफेक्ट है, इंक्रीज इन एटॉमिक मास, ओके। तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो वही तो हमको पता है ना, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मजाक में बोला मैंने, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, तो देखो ये डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी, मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगी, खत्म, सिंपल। चलो अब अगले वाले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं, हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। क्या पढ़ेंगे हम लोग, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज के बारे में। स्पेसिफिकली थोड़ा ज़्यादा बात हम लोग 3D सीरीज वालों के बारे में ही करेंगे, सेम लॉजिक। अब उसमें देखना नॉर्मली शुरुआत हम लोग जनरल कर रहे, तो अगर मैं 3D 4D 5D सीरीज वाले एलिमेंट्स की बात करूं तो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है IE वो इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, ओके। तो ये तो भाई एकदम एग्जैक्ट जनरल ट्रेंड जैसा ही फॉलो हो रहा है जनरल ट्रेंड में भी, क्योंकि देखो साइजेस घटती है, हम लोग ने पढ़ा था जनरल ट्रेंड, तो उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी भाई, अक्रॉस द पीरियड है, अक्रॉस द पीरियड की बात कर रहा हूं मैं। जनरल ट्रेंड में साइजेस घटती है, कम 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 होती जाती है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज से, मतलब दिमाग में आपको चिपका के रख लो, तो साइजेस घटेगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। सेम टू सेम हो रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है 3D 4D 5D सीरीज में, अगर आप देखोगे ओके लेफ्ट टू राइट जाते जाते, सेम टू सेम लॉजिक। क्यों, सेम टू सेम वजह, एटॉमिक साइज घट रही है, अब भी थोड़ी देर पहले देखा था ना, एटॉमिक साइज 3D 4D 5D सीरीज में डिक्रीज होती है अक्रॉस द पीरियड। देखो यहाँ पर एटॉमिक साइज 3D 4D 5D सीरीज के लिए जनरली डिक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड की बात चल रही है, ओके। यहाँ पर भी तो ये तो सिंपल सी कहानी थी, ठीक है। पर जब हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे फर्स्ट वाली, वो भी 3D सीरीज के एलिमेंट्स की,
देखो फर्स्ट IE 3D सीरीज के एलिमेंट्स की, और अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमें इंक्रीज तो दिखती है पर आहिस्ते आहिस्ते एकदम स्लाइट इंक्रीज दिखती है। तो देखो फर्स्ट IE इंक्रीजेस स्लाइटली, ये देखना, ये रही हमारी फर्स्ट IE जो इंक्रीज हो रही है स्लाइटली 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर। ये रही 3D सीरीज, ये रहा लेफ्ट टू राइट। अब देखना इंक्रीज स्लाइटली में क्यों बोल रहा हूं, 631 से 656, फिर कम हो रहा है 650, फिर थोड़ा सा बढ़ रहा है 53, फिर थोड़ा और बढ़ रहा है 717, फिर थोड़ा और बढ़ रहा है 762, फिर थोड़ा कम हो रहा है 758, फिर थोड़ा कम हो रहा है ओके 736, फिर थोड़ा सा बढ़ रहा है ओके 745। तो इरेगुलरिटी तो पक्का है, पर अगर आप इन जनरल देखोगे तो 600 से लेके 900 तक ही IE बढ़ रही है। तो और बढ़ने की भी आहिस्ते आहिस्ते मतलब इंक्रीज हो रहा है। क्यों आहिस्ते आहिस्ते इंक्रीज हो रहा है, वही सेम लॉजिक एटॉमिक साइज में हम लोग ने देखा था, साइजेस भी आहिस्ते आहिस्ते डिक्रीज हो रही थी। करेक्ट, देखो साइजेस स्लाइटली डिक्रीज हो रही थी। ओके मैं यहां पर ऐसे ऐसा लिख देता हूं, साइजेस स्लाइटली डिक्रीज हो रही थी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है भाई, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। करेक्ट, उल्टा, तो साइजेस स्लाइटली डिक्रीज हो रही थी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्लाइटली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यही तो हमको दिख रहा है, बस सेम लॉजिक। क्लियर, रीजन मैंने लिख दिया, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस स्लाइटली, इसलिए एटॉमिक साइज डिक्रीजेस स्लाइटली। अब बात तो यहां तक खत्म नहीं होती इनकी, क्योंकि इनमें ना इतने ज़्यादा अलग अलग तरीके हैं बिहेव करने के कि तो आप सोचने लगोगे कि भाई ये कैसे अतरंगी एलिमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एक करके एग्जाम्पल में देखेंगे, एक एक चीज़ 3D सीरीज के बारे में क्या होता है। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में उनकी जो इंक्रीज हो रही है ना, वहां पर खचक ब्रेक लग रहा है। कैसे ब्रेक लग रहा है, देखो कहां पर ब्रेक लग रहा है, इंक्रीज इन सेकेंड IE ब्रेक्स एट MN ओके, और फिर थर्ड IE ब्रेक्स एट FE रेस्पेक्टिवली, मतलब वही ब्रेक्स एट FE। तो सेकेंड वाली IE का इंक्रीज ब्रेक हो रहा है MN पर, देखते हैं चलो। ये रही हमारी सेकेंड वाली IE ओके, इंक्रीज स्कैंडियम से लेके टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम MN तक गए हम लोग, ठीक है। अब सेकेंड वाली IE का इंक्रीज ब्रेक हो रहा है MN पर, स्कैंडियम पे 1200, टाइटेनियम पे 1300, 1400, 1500, तो बढ़ तो रही है, पर ब्रेक में क्यों बोल रहा है MN पर हो रही है, क्योंकि देखो क्रोमियम टू मैंगनीज जाएंगे हम लोग तो 1592 है और मैंगनीज का 1509 है। अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है ना तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, ये वैल्यूज दी हुई है टेबल में, 4.2 कुछ होगा टेबल ओके। तो यहां पर क्यों ऐसा ब्रेक हो रहा है, ये एक समझने वाली बात है। सिमिलरली देखो सेकेंड वाले आयोनाइजेशन एंथैल्पी में इंक्रीज जो है ब्रेक हो रही है मैंगनीज पर, वैसे ही थर्ड वाले आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर इंक्रीज जो है ब्रेक हो रही है Fe पर। देखो थर्ड वाले आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज जो है ब्रेक हो रही है Fe पर, देख लेते 2300, 2600 बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है 2800, 2900, ओहो 3200, बाप रे बाप इंक्रीज हो रहा है। पर मैंगनीज से जैसे ही आयन पे जाएंगे इंक्रीज ब्रेक हो रही है, ओह देखो मैंगनीज में 3200 और आयन पे ओह 2900, इंक्रीज ब्रेक हो गया। अब वजह समझते हैं, चलो क्यों होता है देखना। जब हम लोग मैंगनीज, देखो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग मैंगनीज से। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, बात समझ में आ रही है ना हम लोग को। देखो मैंगनीज से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Mn+ हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी होती है वो है IE, जो कि पहला इलेक्ट्रॉन निकाला इसलिए फर्स्ट IE। अब बात तो दूसरे वाले IE की चल रही, ओके सेकेंड, इंक्रीज इन सेकेंड IE। सेकेंड IE क्या होगी, सेकेंड आई होगी Mn+ से Mn2+ करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो, बरोबर। चलो तो अब इसमें Mn+ का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे ओके, और Mn2+ जो होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो कहानी में क्लैरिटी आ जाएगी क्यों ऐसा हो रहा है। अचानक से इंक्रीज जो है हो रही है और फिर बाद में मैंगनीज के केस में थोड़ी कम IE क्यों लग रही है, थोड़ी कम क्यों लग रही है। सिंपल है, Mn+ में कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5 ओके, क्योंकि देखो मैंगनीज में है ओके d5 4s2, मैंने उल्टा लिखा, चलो मैं यहां पर सीधा कर देता हूं इसको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के मामले में थोड़ा ध्यान रखना है हमें ओके, सीक्वेंस को थोड़ा सा मेंटेन करना है, बाकी कुछ नहीं। तो मैंगनीज के केस में 4s2 3d5 ओके, मैं याद इस तरह से रखता हूं कि मैं फिल कैसे किया हूं,
लिखने के टाइम पे उल्टा लिखना है, इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Mn में 4s2 3d5 में से एक गया तो 4s1 3d5 होगा। क्यों? ध्यान देना है, इन d वाले एलिमेंट्स में से जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को भगाते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन भगता जो है वो है ns वाला, ठीक है। तो मैंगनीज में क्योंकि 4s2 3d5 होता है, ओके, स्कैंडियम टाइटेनियम वनाडियम मतलब स्कैंडियम टाइटेनियम वनाडियम क्रोमियम मैंगनीज, देखो 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो 4s2 पीछे से आएगा 3d5, ओके, 5 d ऑर्बिटल्स भरे। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो s में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 4s1 3d5, देखना Mn प्लस में 4s1 3d5। अब इसी Mn प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आप बताओ आप कहाँ से निकलेगा, चलो बताओ फटाफट। आई होप आपने करेक्ट ही गेस किया होगा, अभी तो मैंने बताया ns में से निकलेगा, पहले ns में से निकलता है फिर बाद में n-1d में से निकलेगा, ओके। तो यहाँ पर ns4s है तो उसमें से निकलेगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा अब 4s वाला, और जब 4s वाले से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Mn2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, या ये गया तो 3d5, 4s0 वो लिख नहीं रहा हूं मैं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, d5 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। तो Mn प्लस जो है वो तो कूद कूद के नाचेगा, बोलेगा कि चलो लेके जाओ मेरा एक इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो मेरा हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा d ऑर्बिटल का और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो इस स्टेबिलिटी के चक्कर में Mn प्लस बोलता है कि ले जाओ ले जाओ ले जाओ, थोड़ा सा कम एनर्जी भी दिया ना तो भी चलेगा पर ले जाओ, और उस चक्कर में थोड़ी कम एनर्जी ले लेता है वो देने के लिए इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1592 से 1509 हो जाती है। क्लियर? सेम टू सेम लॉजिक आयरन के केस में। अब देखना यहां पर आयरन 3+ बनने के लिए इतना थोड़ा कम, मतलब इतना कम एनर्जी क्यों लग रहा है? ऑलमोस्ट 3200 से 2900 पर जंप हो रहा है, 2000 के आसपास, मतलब 200 से आसपास, सॉरी 200 के आसपास कुछ आई में डिक्रीज आ रही है। क्यों? सेम टू सेम लॉजिक, जब IE Fe2+ है और उससे अगर उसको Fe3+ होना है तो यहां से तो आपको पता चल गया होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलने की बारी चल रही है, तो मतलब थर्ड आई की बात चल रही है, और वही तो मैं बात कर रहा हूँ थर्ड आई की Fe के केस में। तो जब Fe2+ है तो मैंगनीज के बाद शक्तिवक्रमण फे, ओके, आप जैसे भी याद रखो सीक्वेंस को 3D वाले एलिमेंट्स के, मेरा ये लॉजिक है, ओके, शक्तिवक्रमण फे को नी कु जिंक, ऐसे, ओके। तो अब इसमें आयरन है अपना छठवां एलिमेंट, ओके, तो 4s2 3d6 है। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पर, ओके, आयरन में से, ओके, 4s2 3d6 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पर क्या होगा, हमारा आयरन 4s0 3d6 होगा, तो सिर्फ Fe2+ का d6 कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस d6 में से एक इलेक्ट्रॉन आयरन तो उछल कूद के बोलेगा ले जाओ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर आयरन 3+ में होगा 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, सेम टू सेम लॉजिक। तो एक इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए आयरन 2+ बोलेगा कि चलो थोड़ी बहुत कम एनर्जी दी तो भी चल जाएगा, मैं इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी देने को तैयार हूं, क्योंकि मेरा d5 कॉन्फ़िगरेशन होगा, हाफ फील्ड d ऑर्बिटल्स, मस्त स्टेबिलिटी में आ जाऊंगा, मैं मजे करूंगा। तो थोड़ी कम एनर्जी ये ले लेता है, तो इसीलिए देखो 3200 से थोड़ी कम एनर्जी 2900 पे जाती है Fe की थर्ड आई। क्लियरिटी आ गई? ओके। अब इसी तरीके से, अब देखो इतना ज़्यादा समझाऊंगा नहीं मैं, अब आपको एकदम फटाफट समझ में आएगा कि भाई d5 d10 कॉन्फ़िगरेशंस जो है, या फिर हाफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस है, उनके चक्कर में ना हमारे एलिमेंट्स ना थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बोल रहे चलो ठीक है भाई थोड़ी कम एनर्जी में भी हम लोग काम कर देंगे। ओके, उल्टा भी होगा, जब एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा और उसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, तब एलिमेंट्स बोलेंगे नहीं भाई ऐसा मत करो प्लीज़, मैं तो स्टेबल हूँ, मेरे से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, आप अगर निकालने की कोशिश कर रहे हो आप तो हर्जाना देना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी भाई। और देखो ये कुछ ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर, ओके, हाई सेकेंड आई फॉर क्रोमियम एंड कॉपर, देख लेना सेकेंड आई कहा गया हमारा क्रोमियम, ये रहा, ठीक है, 1592। देखो हाई इन टर्म्स में किस में बोल रहा हूं मैं, मैंगनीज से ज्यादा हाई है भाई। नॉर्मली हमारा ट्रेंड कैसा है, IE इंक्रीज होगा, करेक्ट। तो 1400 से 1500 इंक्रीज हो रहा है, पर 1592 से क्रोमियम के बाद मैंगनीज 1509 हो रहा है, तो क्रोमियम कुछ ज्यादा ही नहीं एनर्जी ले रहा है मैंगनीज से, करेक्ट। अब ये ज्यादा ही एनर्जी क्यों ले रहा है, उसके दूसरे इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। देखो ये दूसरे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात चल रही है ना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन बोले तो क्रोमियम पहले ही ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्रोमियम 2+ बनेगा। और इस क्रोमियम +1 में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो क्रोमियम में होता है 4s1 3d5, करेक्ट।
लिख के बता रहा हूं मैं आपको 4s1 3d5 ताकि क्लैरिटी आ जाए आपको। ओके, हावे में ना जाए। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर ये s वाला भाग जाएगा तो बचेगा 3d5 4s0, करेक्ट, मतलब 3d5। तो क्रोमियम प्लस के पास है d5 कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने कहा। अब d5 कॉन्फ़िगरेशन वाला क्रोमियम प्लस बोलेगा मेरे से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल ही नहीं, मतलब आगे आप कंप्लीट कर दो। बिल्कुल नामुमकिन तो नहीं है पर बहुत ही मुश्किल है, ऐसा बोलेगा वो, ठीक है, वो डायलॉग नहीं मारेगा। तो बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए मेरी जो दूसरी IE होगी, ओके, ये तो पहली है पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ये दूसरी जो होगी वो कुछ ज़्यादा ही होगी थोड़ी सी, और यही दूसरी IE थोड़ी ज़्यादा निकल रही है 1592। सेम लॉजिक कॉपर के साथ, जब आप कॉपर का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे तो मतलब कॉपर में से पहला इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका है। अब कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन आप बताओ फटाफट, चलो बताओ। ओके, तब तक मैं लिख लेता हूँ। चलो ठीक है, आपने बताया होगा 4s1 3d10 कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4s2 3d9 नहीं बोलने का, ओके, गलत है ये। s में से इलेक्ट्रॉन भग जाता है d में, तो यहां पर कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद s में से निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो बचेगा d10 कॉन्फ़िगरेशन कॉपर प्लस में। अब कॉपर बोलेगा मैं तो स्टेबल हूँ, मेरे से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल है इसीलिए थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी भाई, नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो इसीलिए उसकी भी सेकेंड IE जो है कॉपर प्लस की, मतलब कॉपर की हम लोग कहेंगे नॉर्मली, कॉपर प्लस की नहीं, कॉपर की सेकेंड IE जो है, ओके, वो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है, मतलब थोड़ी बहुत ज़्यादा है। अब देखना कहाँ पर गया हमारा कॉपर की सेकेंड IE, ये रही सेकेंड IE इसकी लाइन, और ये रही 1958 कॉपर की सेकेंड IE। ओके, उससे पहले निकल की 1700 में थी भाई, कॉपर ने तो एकदम जंप कर दिया 1950 पे और 200 का डिफरेंस बना दिया अपना, क्योंकि भाई थोड़ा सा देना पड़ेगा ज़्यादा एनर्जी, इसीलिए। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। लो सेकेंड आई फॉर जिंक, क्यू। आगे ही देखो, ये रही कॉपर के बाद जिंक की आई, अचानक से डिप हो रही है 1900 से। भाई इंक्रीज होनी चाहिए थी ना, जनरल ट्रेंड इंक्रीज होना आई में, पर हो तो नहीं रहा है भाई ऐसा। क्यों? क्योंकि जिंक के केस में जब जिंक ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा तब उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वही सेम टू सेम लॉजिक। ओके, 4s1 3d10 होगा। ओके, यहां पर जिंक का है 4s2 3d10 नॉर्मली हमारे जिंक के एटम का। तो एक देने के बाद 4s1 3d10, तो एक दिया 4s1 3d10। अब और एक देने की जब बारी आएगी जिंक प्लस की, तो वो बोलेगा अरे भाई ले जाओ, एकदम मैं खुश हूं। क्यों? क्योंकि इसको आप लेके जाओगे ना NS वाले एक को, और इसको लेके जाने के बाद मेरा तो D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा फुल्ली फिल्ड, मैं तो स्टेबल होऊंगा। ओके, Zn2+। तो इसीलिए फिर ये बोलता है कि थोड़ी बहुत कम एनर्जी दी भी ना तो भी चल जाएगा, मैं दे दूंगा दूसरा मेरा इलेक्ट्रॉन। तो देखो थोड़ी बहुत कम एनर्जी में काम चला लिया, इतनी कम एनर्जी उसको लगी कि भाई वो कॉपर से भी कम है, 1700 पे पहुंच गया भाई हमारा जिंक। ओके, बहुत ही मतलब शाणे होते हैं एलिमेंट्स, ये एकदम खुद के बारे में सोचते हैं, ये बाकी को जाने दो, करेक्ट। तो देखो ये D10 4s1 मैंने इसका लिखा है, देखो D10 4s1 Zn+ का, समझने के लिए आपको कि भाई यहां पर इससे एक जा रहा है तो D10 बन रहा है, इसीलिए जिंक मान जा रहा है, कम में काम चला रहा है। और लास्टली, मतलब लास्टली नहीं, एक और चीज है यहां पर कि भाई थर्ड आई जो है ना वो हाई है, हाई थर्ड आई फॉर मैंगनीज। देखो मैंगनीज के लिए तीसरी IE हाई है, एंड हाई थर्ड आई फॉर जिंक। देखना थर्ड जिंक 3800, वजह क्या है? अब देखना सेकेंड आई की केस की बात क्या थी, देखो Mn2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Mn2+ का कॉन्फ़िगरेशन है D5। अब हाई में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि थर्ड आई जो है हाई है Mn के लिए, मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बात चल रही है। अब क्योंकि दो निकल गए, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम लोग। ओके, तो Mn2+ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद Mn3+ होगा, और Mn2+ का तो D5 कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, 4s2 3d5 दो गए, D5 कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब भाई खतरनाक काम है, करेक्ट। Mn बोलेगा निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब कुछ थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा यार, ऐसा करेगा Mn, मैं तो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी में जाऊंगा ना, इसीलिए क्योंकि D5 से D4 कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा, 3d5 से 3d4 में, तो इसीलिए थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो हाई हो जाती है इसकी थर्ड आई, तो हाई थर्ड आई फॉर Mn, क्लियर। और जिंक के केस में भी वही लॉजिक। अब देखो Zn2+ है हमारा जिंक, थर्ड आई की बात चल रही है, हाई थर्ड आई फॉर जिंक, तो ये रही थर्ड आई फॉर जिंक। ओके, 2+ से 3+ बनेगा तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करके,
बोलेगा भाई मेरे पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है, 2 को लूज करने के बाद मेरे को तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करवाने को कह रहे हो, तो जबरदस्त थोड़ी बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसीलिए थोड़ी बहुत ज्यादा एनर्जी ले लेता है, तो इसलिए थर्ड आई इसकी हाई है 3837। ओके, थर्ड आई फॉर जिंक D10 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। अब लास्टली अगर आप देखोगे कॉपर निकल जिंक के केस में, ये जो निकल कॉपर जिंक मतलब निकल कॉपर जिंक मतलब ऐसे मत समझ लेना कि वो निकल गए। ओके, ये तीनों जो है हमारे, इनकी आईज अगर आप देखोगे भयानक ज्यादा है भाई। कंपेयर करने की कोशिश करो ना, 3400, 3500, 3800। ओके, बाकियों के केस में देखो कोबाल्ट के सब चलो 3200 है, पर बाकियों ने तो 3000 को क्रॉस नहीं किया अभी तक किसी ने भी। यही 4 एलिमेंट्स ने क्रॉस किया, उसमें से भी निकल कॉपर जिंक तो बढ़िया एकदम 3400 तक पहुंच गए भाई। इसका मतलब क्या है, इनकी थर्ड आईज कुछ ज्यादा ही हाई है। थर्ड आई ज्यादा ही हाई है मतलब इनके 2+ वाले आयन से, जैसे कि निकल का कहो, कॉपर का कहो, जिंक का कहो, इनके 2+ वाले आयन से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की जुर्रत करने के लिए ढेर सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। और यही वजह है हम लोग को Ni3+, Cu3+, Zn3+ नहीं दिखते। देखो बहुत ही खतरनाक चीज है ये, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सॉरी, ये नहीं दिखते। ये वाली बात आप देखोगे कॉपर 2+ तक ही ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कॉपर के कंपाउंड्स हम लोग ज्यादा कर देखेंगे, Zn2+ तक का ही, आगे नहीं बढ़ पाएगा, ढेर सारी एनर्जी देनी पड़ रही है इसलिए। इसी के साथ दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं, तो बचे हुए बाकी के कॉन्सेप्ट्स डी ब्लॉक के हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।